नए रचने के अर्थ में निबंध में हमने पहले पढ़ा कि किस तरह से श्री राम परिहार ने इस निबंध में नए और पुराने यानी परंपरा और आधुनिकता के मध्य जो अपनी ऐसी अभिव्यक्ति जिसमें कि नए संस्कार को रचा जाए और समय के बदलते जो भावभूत है, जो विचार है, जो मूल्य है, उनकी संभावना को भी रखा जाए। तो नया और पुराना दोनों के बीच में संबंध बनाते हुए, तालमेल बनाते हुए, पुराने को रखते हुए नए की ओर बढ़ने का जो भाव है, कहें आत्म प्रकाशन की जिज्ञासा का जो भाव है, वो इस हमें ललित निबंध में दिखाई दिया था। नया रचने का अर्थ निबंध में जहाँ हमने देखा कि आत्म अनुभूति के तत्व को निबंधकार ने पाठक के हृदय तक पहुँचाया है और इस निबंध में परंपरा, अतीत और पुरा मूल्यों के प्रति आस्था रखते हुए वर्तमान के जो अवमूल्यन हो रहा है उसका विरोध करते हुए इस टकराव में एक ऊर्जा, एक सकारात्मक ऊर्जा भरने का पूरा प्रयास किया है। इनके निबंध की जो महत्वपूर्ण बात है उसमें हमें दिखता है कि ये भारतीय संस्कृति के प्रति, मूल्यों के प्रति जो आस्था का भाव है वो हमें इनके निबंधों में दिखाई देता है और पुरातत्व के प्रति, परंपरा के प्रति, मूल्यों के प्रति जो आस्था है वो हमें लोक तत्व जो है उसके प्रति जो आस्था है वो पूरी तरह से इसमें उकेर कर आई है। जब वो अपने उदाहरण से ये बात स्पष्ट करते हैं, ये कहें कि सहज रूप में जब वो बताते हैं कि बर्फ़ पिघलकर पानी बनती है और पानी जमकर बर्फ़ बनता है, उसी पानी को हमने फ्रिज में जमा लिया, बर्फ़ के चौकोर डल्ले पानी और शरबत के गिलासों में विकसित द्वीप की तरह तैरते हैं। पानी के इन रूपांतरणों में बाहर ही तो तब्दीली हुई है। पानी के ठंडे, गरम, मीठे, खारे स्वाद कहाँ बदले हैं, प्यास बुझाने का तत्व कहाँ ख़त्म हुआ है। तो ये भाव कि जो जल की प्राथमिक जो महत्ता है वो एक जड़ों से, अपनी नींव से, अपनी मिट्टी से, अपने पूर्वजों से जुड़ाव को उन्होंने प्रकृति के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जब वो कहते हैं कि पत्ते जो हैं वो पत्तों की नसों में पृथ्वी को बचाए रखने की अमृत धारा बहती है, तो वहाँ वो पत्तों के बीच और जड़ के बीच एक यथार्थ और एक आदर्श का भाव रखते हुए अपनी बात कहते हैं कि नए रचने का अर्थ क्या है कि जो जीवन की वास्तविकता है, जो यथार्थ है, उसके बीच हम आज को तलाशें और जो हमारा पीछे छूटा हुआ है उसको भी हम साथ लेकर आगे बढ़ें। वो चींटी के उदाहरण देखते हुए कहते हैं कि चींटी किस तरह से अपनी छोटी सी क्षमता में, जहाँ एक और अपनी भूख मिटाने के लिए हवाई जहाज़ से लेकर आसमान से लेकर और समंदर तक, नदी के पुल पर भी चल के अपने आगे बढ़ती रहती है, वहीं वो हिमालय के ऊपर भी पहुंच जाती है। और दूसरी ओर वो सिंह की धाड़ और समुद्र की अनंत लहरों के बीच अपना बुनियादी फ़र्क बताते हुए कहते हैं कि जहाँ सिंह और समुद्र प्रकृति के बीच में और एक सामान्य कहें मनुष्य का भाव लिए हुए एक जानवर के रूप में वो बता रहे हैं कि जहाँ दहाड़ दहशत पैदा करती है, वहीं समुद्र की लहरें हैं वो जीवन में इच्छाओं का एक ऐसा उद्दाम पैदा करती हैं जो कि एक हमारे हृदय के भीतर थिरक पैदा करता है। तो ये आदिम और शाश्वत मानकों के सहारे सौंदर्य को किस तरह से उकेरा है इन्होंने, ये एक सुंदरतम रूप हमें यहाँ दिखाई दिया है। आगे वो मनुष्य के जहाँ उनका हम देखते हैं कि उनके निबंध में प्रकृति के प्रति असीम भाव हमें दिखाई देता है, वहीं मानवीय संवेदना के प्रति भी हम देखें कि उनमें एक उदात्त भाव है वो हमें दिखाई देता है कि किस तरह से हम लोग हैं वो
चाहे कितने भी बाहर निकल जाएं, उदाहरण देके कहते हैं कि राजस्थान के लोग किस तरह बाहर फैले हुए हैं, अपने देश शहर से दूर नए नए शहरों में जाते हैं, लेकिन वहाँ चाहे वो कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन अपनी जड़ों से, अपने घर से जमे रहते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता के माध्यम से जब वो कहते हैं कि अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि एक नया संदर्भ है, मगर ऐसा भी नया नहीं है कि लगाव ना हो उसका, किसी पुराने के साथ लगाव के बिना कुछ भी नहीं रह सकता। तो वो इस बात को एक स्वस्थ और सतत परंपरा के विकास के रूप में से अनुभव करते हैं, और वो कहते हैं कि हमारे जो संस्कार हैं, जो हमारी पूरी संस्कृति के वो परंपरा और संस्कृति के परिवाहक हैं। तो हमें इस बात को अगर हम समझ कर आगे बढ़ेंगे, मनुष्य इस बात को समझ कर आगे बढ़ेगा, तो उसका विकास है वो स्वस्थ सकारात्मक विकास होगा। वो कहते हैं कि विकास है वो एक बुद्धि के सहारे होता है, एक चैतन्य चेतना के सहारे होता है। बुद्धि के सहारे जब विकास है तो वो ज्ञानार्जन है, और ज्ञान यथार्थ है, और यथार्थ जगत के जो नई नई खोज हैं, वो चाहे हमारे रसास्वादन के लिए हो, सब हैं। और बुद्धि के जो अपरिमेय संभावनाएं हैं, बुद्धि उसमें संभावनाएं तलाश करती है, इस पूरे सृष्टि में अपनी संभावनाएं तलाश करती रहती है, और उन संभावनाओं से वो कहीं कहीं अस्त्र शस्त्रों से भी आगे निकल जाती है, और अपने अनुसार हर प्रकृति को वो ढालना चाहती है। प्रज्ञा का ज्ञान के संदर्भ में वो कहते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है, मनुष्य ने प्रकृति को नहीं बनाया है। ये बात हमें ध्यान में रखनी ही होगी। और बुद्धि का उन्होंने माना कि जब हम अस्त्रों शस्त्रों में भटक जाएं, स्वार्थ सिद्धि में भटक जाएं, तो एक तरह से बुद्धि का ये अपच है, और ये अपच किसके माध्यम से निकलेगा? उल्टी दस्त, यानी अस्त्र उगलना, क्या उन्होंने उपमा दी? उल्टी दस्तों की। तो ये उपमाओं के माध्यम से वो कहते हैं कि मनुष्य को अपने मूल्य को, अपनी बुद्धि को विस्तारित करना चाहिए, पर उनके भीतर प्रकृति की जो शक्तियाँ हैं उसके प्रति सम्मान का, संतोष का भाव होना चाहिए, तभी उसे आनंद की प्राप्ति होगी। मनुष्य के जो ज्ञात और अज्ञात जो बुद्धि के परिचायक भाव हैं, उसको जानने की जो जिज्ञासा है, उसी की प्रवृत्ति के संदर्भ में वो कहते हैं कि अगर वो उतनी भूख उसकी बुद्धि की बढ़ती रही तो मानवता है वो खात्मे की ओर बढ़ेगी। तो प्राण, मन, बुद्धि और आनंद तत्वों में से उसको तालमेल रखना है इनके प्रति। प्राण, मन, बुद्धि और आनंद, इन चारों तत्वों के बीच अगर उसे समन्वय नहीं होगा तो क्या होगा? वो बुद्धि पर अधिक महत्व देगा, और जब बुद्धि पर अधिक महत्व देगा तो उसकी जो चैतन्य तत्व है वो उसमें समन्वयात्मकता नहीं रहेगी, और वो आगे उसकी जो तृष्णा है वो आगे से आगे बढ़ती जाएगी, और उसके भीतर जो आनंद का भाव है वो आनंद का भाव उसके भीतर नहीं रहेगा। तो अपनी बात को प्रकृति के साथ जोड़ते हुए जीवन सृष्टि के प्रति ये कर्तव्य निभाना है मनुष्य को कि वो प्रकृति के निकट रहे, उसकी संवेदना से रस ग्रहण करे, और मनुष्य की जो चैतसिक ऊर्जा है, उसकी जो चेतना है, उसके प्रति वो कहते हैं कि विवेक से ज़्यादा उसके करीब अगर वो रहेगा, विवेक का सहारा लेगा, तो मनुष्य का जो अंतर मन है वो आनंद तत्व से भरेगा। जो उसकी सहज वृत्ति है आनंद तत्व की खोज की, वो सहज वृत्ति जिसमें इसमें कह रहे हैं कि कोई आध्यात्मिक या पारलौकिक आनंद की बात नहीं है, ये ऐसा आनंद है जो कि संभाव और संवेदना का विकास करता है, और संवाद और संवेदना ही व्यक्ति को आनंद तत्व की ओर ले जाती है। और इसी परंपरा में वो कहते हैं प्रकृति से जुड़ते हुए वे कहते हैं कि किस तरह से मन है वो आनंद का प्राप्त करता है, जो प्रकृति से जुड़कर अपने सुख दुख को प्रकृति से जोड़ कर देखता है, और आनंद और स्वार्थ से परे हटकर जब वो अपने व्यक्तित्व का विकास संपूर्णता के केंद्र में करता है, तभी है उसे सही मायने में उसका विकास, और उस विकास के साथ उसे आनंद की प्राप्ति होती है। तो
वो कहते हैं कि जिस तरह से नदी और संस्कारों के जल के प्रवाह के आगे बढ़ता रहता है, कुछ नया जुड़ता रहता है, कुछ बहता रहता है, तो जल और मनुष्य का नाता भी उसी तरह से है कि वो आगे बढ़ता रहता है। अपने एक उदाहरण में केदारनाथ की कविता के माध्यम से, एक पारिवारिक प्रश्न में के माध्यम कविता के माध्यम से कहते हैं कि छोटे से आंगन में माँ ने लगाए हैं तुलसी के बिरवे दो, पिता ने उगाया है बरगद छतनार, और मैं अपना नन्हा गुलाब कहाँ रोप दूँ, मिट्टी भर प्रश्न लिए दौड़ रहा हूँ वन वन, रेती रेती लाचार। तो इस कविता के माध्यम से वो संकेत देना चाह रहे हैं कि जो पीढ़ी है, जो हमारे मूल्य है, वो नए को पुरानों के बीच रोपने की बेचैनी है उसमें। वो पुराने को उखाड़ नहीं फेंकना देना चाहते हैं अपना नया लगाने के लिए, बल्कि अपना पुराने को रखे हुए, अपने पुराने संस्कार को रखे हुए नए उगाने की जो उनमें जिज्ञासा है, भाव बोध है, वो उसको रखे हुए है, उसको आगे बढ़ा रहा है, नए मूल्यों का बोध है, वो उसको संस्कारित कर रहा है। और यही आधुनिकता का जो विवेकपूर्ण संयत व्यवहार है, इसी को निबंधकार ने अपने इस निबंध में व्यक्त किया है। और मनुष्य की जो संभावनाएं हैं, मानवीयता की संभावना है, वो नए नए अर्थों में खोजते हुए उन्होंने इसमें प्रकट की है कि हम किस तरह से पुराने को रखे हुए नए की ओर आगे बढ़ते रहें।